गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आपातकालीन प्रावधानों के एवं राष्ट्रपति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इस चैप्टर में हम लोग करेंगे। इसी चैप्टर का पहला पार्ट हम लोग कर चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है। अगर पहला पार्ट कवर नहीं किए हैं तो उसे आप प्लेलिस्ट में जा करके कवर कर लें। इसके साथ साथ पॉलिटी के अन्य चैप्टर से जुड़े महत्वपूर्ण MCQ को किया जा चुका है, उसे आप कवर नहीं किए हैं तो उसे भी आप जा करके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। यह MCQ ना सिर्फ BPSC, इसके अलावा BPSC से जुड़े अन्य परीक्षाएं जो कंडक्ट करवाई जाती है, जैसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, बिहार सचिवालय टेस्ट है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े CDS है, रेलवे है, साथ ही अन्य स्टेट का जो एग्जामिनेशन होता है, उन सभी के लिए यह अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर MCQ में जो क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को ना सिर्फ हम लोग सही गलत का चुनाव करते हैं, बल्कि जो ऑप्शंस में महत्वपूर्ण फैक्ट बन के आ रहा है, उन फैक्ट्स को भी हम लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं, जिससे कि जो विद्यार्थी समय अभाव के कारण सब्जेक्ट का टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में यह अति आवश्यक होता है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कर लेते हैं तो एक तरह से समझिए कि आप 60 से 70 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। और सब्जेक्ट पर इसके अलावा आपकी पकड़ सब्जेक्ट पर मजबूत होती है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जामिनेशन का स्तर ऊपर उठता है, विद्यार्थी को वन लाइनर से काम नहीं चलता है, उसे सब्जेक्ट पर पकड़ चाहिए। प्रैक्टिस सेट जो होते हैं जिसमें MCQ का एक्सप्लेनेशन करवाया जा रहा है, वह विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। अनुच्छेद 358 आपातकाल की पूरी अवधि के लिए मौलिक अधिकार को निलंबित करता है, जबकि अनुच्छेद 359 एक विशिष्ट समय अवधि के लिए मौलिक अधिकार को निलंबित करता है। अनुच्छेद 358 बाहरी और आंतरिक दोनों आपातकाल के मामले में लागू होता है। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन गलत हैं? तो यहाँ पर कहा गया है कि ऑप्शन 3 गलत है कि अनुच्छेद 358 बाहरी और आंतरिक दोनों आपातकाल के मामले में लागू होता है। ये कथन गलत है। क्यों गलत है तो इसकी चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम एक सही माना गया है। भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। पहला है 1962 भारत चीन युद्ध, 1971 भारत पाक युद्ध, 1975 आंतरिक अशांति। दूसरा सही है, अनुच्छेद 358 आपातकाल की पूरी अवधि के लिए मौलिक अधिकार को निलंबित करता है, जबकि अनुच्छेद 359 एक विशिष्ट समय अवधि के लिए मौलिक अधिकार को निलंबित करता है। फिर कहता है कि अनुच्छेद 3 गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 358 केवल बाहरी आपात के मामले में संचालित होता है, जबकि अनुच्छेद 359 आंतरिक और बाहरी दोनों आपातकाल के मामले में संचालित होता है। जबकि ऑप्शन में दिया गया था कि अनुच्छेद 358 बाहरी और आंतरिक दोनों आपातकाल के मामले में लागू होता है ना। तो ये गलत है, ये होगा सिर्फ केवल बाहरी आपातकाल के मामले में संचालित होता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 355 संवैधानिक आपातकाल का प्रावधान करता है। दूसरा है, संवैधानिक आपातकाल की घोषणा को जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। तीसरा है कि संसद की मंजूरी के बिना आपातकाल की अधिकतम 3 साल से लिए बढ़ाया जा सकता है। उपर्युक्त में से गलत कथन को हमें चूज करना है। यहाँ पर 2 कथनों को गलत बताया गया है। तो कौन कौन से कथन गलत हैं उसे हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम आप इन ऑप्शंस को एक बार देख लें, फिर हम लोग चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। चलिए, कथन 1 सही है। अनुच्छेद 355 संवैधानिक आपातकाल का प्रावधान करता है, जिसे राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। कथन 2 गलत है, क्योंकि संवैधानिक आपातकाल की घोषणा को जारी होने की तिथि के 2 महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। कथन 3 गलत है, आपातकाल को हर 6 महीने में संसद की मंजूरी में से अधिकतम 3 साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति राष्ट्रपति शासन के लिए उपयुक्त है? यहाँ पर है, जहाँ लोकसभा के आम चुनावों में राज्य में सत्तारूढ़ दल को भारी हार का सामना करना पड़ता है, जहाँ कोई मंत्रालय बहुमत खोने पर इस्तीफा दे देता है या बर्खास्त कर दिया जाता है और राष्ट्रपति वैकल्पिक सरकार स्थापित करने की संभावना तलाशे बिना राष्ट्रपति लगाने की सिफारिश करता है। फिर है कि जहाँ कोई मंत्रालय सदन में पराजित नहीं हुआ है, राज्यपाल अपने व्यक्तिपरक आकलन के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। चौथा कहता है कि राज्य सरकार द्वारा धर्मनिरपेक्षता विरोधी राजनीति। तो हमें यहाँ पे उपर्युक्त
स्थिति को देखना है तो सही कौन सा है, केवल एक है, 2 3 है, 3 4 है एवं 4 है। तो यहाँ पर माना गया है एक में कहा है जहाँ लोकसभा के आम चुनाव में सत्तारूढ़ दल को भारी हार का सामना करना पड़ता है। एक्सप्लेनेशन को देखें। धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल विशेषता है और इसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई का सहारा ले सकती है। शेष बिंदु जो है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए योग्य नहीं है। वे सरकार या आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है और SR बम्बई मामले के न्यायालय की मंजूरी प्राप्त है। तो इससे पहले हम लोग जो SR बम्बई का क्या केस था हम लोग पहले के क्लास में देख चुके हैं। फिर है कि वित्तीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत की वित्तीय स्थिति का या ऋण को खतरा है तो वह अनुच्छेद 360 के तहत उद्घोषणा द्वारा इस आशय की घोषणा कर सकता है। फिर है कि संघ की कार्यकारी शक्ति किसी भी राज्य को कभी सभी या किसी भी वर्ग से वेतन और भत्ते की कटौती के बारे में निर्देश देने तक विस्तारित होगी। इसके अलावा है वित्तीय आपातकाल 2008 में एक बार घोषित किया जा चुका है। तो कितने कथन सही हैं, हमें यहाँ पर सही कथन को चूज करना है। तो 2 कथन को सिर्फ सही माना गया है। अब देखना है कि ये 2 कथन सही कौन कौन से हैं और गलत कौन से हैं। राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है और उसकी संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। 1978 का 44वां संशोधन अधिनियम। फिर है कि कथन 2 सही है। संघ की कार्यकारी शक्ति किसी भी राज्य को निम्नलिखित के बारे में निर्देश देने तक विस्तारित होगी। सभी या किसी भी वर्ग के वेतन और भत्ते की कटौती, सभी धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयकों का आरक्षण। कथन 3 गलत है। वित्तीय आपातकाल कभी घोषित नहीं किया गया है। आज़ाद भारत में वित्तीय आपातकाल कभी घोषित नहीं किया है। हालांकि वित्तीय बाधाओं के कारण 1991 में स्थितियाँ उत्पन्न हुई थी, लेकिन इस तरह के प्रावधान लागू नहीं किए गए थे। प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा कि यह अनुच्छेद कमोबेश 1933 में पारित संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पुनर्प्राप्ति अधिनियम के पैटर्न का अनुसरण करता है। उपर्युक्त कथन में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संबोधित किया गया था, इसे हम लोग देखते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, वित्तीय आपातकाल। कि हम लोग जानते हैं कि आपातकाल के दौरान केंद्र होता है पूर्णतया राज्य पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, इसलिए वह राज्य की वित्तीय स्वायत्तता के लिए खतरा बन जाता है। BR अम्बेडकर ने आश्वासन दिया था कि वो यह अनुच्छेद भारत के संविधान में एक मृत पत्र बना रहेगा, लेकिन इसका बहुत बार दुरुपयोग किया गया है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा अनुच्छेद शामिल है? तो ये अनुच्छेद है 356। भारत में राष्ट्रपति शासन का उपयोग राज्यों में संवैधानिक तंत्र के किसी वास्तविक विफलता के बजाय राजनीतिक विचारों के लिए बहुत बार लगाया गया है। कई मामलों में अनुच्छेद का कार्यान्वयन गलत तरीके से किया गया जाता है, जहां बहुमत वाली सरकारों को राजनीतिक स्थिरता, अस्पष्ट जनादेश की अनुपस्थिति या समर्थन वापस लेने आदि के आधार पर हटा दिया जाता है। इसीलिए संविधान के विशेषज्ञों ने इस पर चिंता भी व्यक्त किया था। इसलिए कहा जाता है कानून कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर उसके इम्प्लीमेंटेशन करने वाले अधिकारी करप्ट होंगे तो उसकी वैधानिकता खत्म हो जाती है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता जब तक कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट लिखित रूप से उसे सिफारिश न करे। भारत के राष्ट्रपति को किसी भी समय आपातकाल के निरसरण की घोषणा जारी करनी चाहिए जब संसद घोषणा को अस्वीकृत करने वाला प्रस्ताव पारित करती है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर कहा गया है कि ए सही है, केवल एक को सही कहा गया है, 2 को गलत कहा गया है, जिसे हम लोग चर्चा करते हैं। भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तब तक नहीं कर सकते जब तक कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट स्तर के केंद्रीय मंत्री उन्हें लिखित रूप से सिफारिश न करें। इसे 1778 के 44वें संशोधन अधिनियम में पेश किया गया था। कथन 2 गलत है। भारत के राष्ट्रपति को किसी भी समय आपातकाल के निरसरण की घोषणा करनी चाहिए जब लोकसभा घोषणा को अस्वीकृत करने वाला प्रस्ताव पारित करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है तो इसकी घोषणा, पहला है राष्ट्रपति द्वारा की गई, बाद में घोषणा द्वारा निरस्त की जाती है। फिर है कि 3 महीने की समाप्ति पर परिचालन बंद हो जाएगा जब तक कि उस अवधि की समाप्ति से पहले इसे संसद के संकल्प द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया हो।
तो उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं, इसे हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक को सही माना गया है। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय की गई बाद की घोषणा द्वारा वित्तीय आपात निरस्त हो जाता है और इसके लिए संसद की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। ये चर्चा हम लोग पिछले MCQ में कर चुके थे। फिर है कि कथन 2 गलत है। वित्तीय आपातकाल के संचालन के लिए कोई अधिकतम अवधि नहीं है और बार बार संसदीय अनुमोदन की भी आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक परिणाम हैं? पहला है राज्य विधानसभा का विघटन, दूसरा है राज्य में मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी, तीसरा है स्थानीय निकायों का विघटन। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर हमें चूज करना है। तो 1 और 2 को सही माना गया है, राज्य विधानसभा का विघटन और राज्य में मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं कि कथन 3 गलत क्यों है। तो अस्थानीय निकायों का विघटन नहीं होता क्योंकि वे अस्थिरता में सीधे तौर पर शामिल नहीं होते हैं, इसलिए कथन 3 को गलत माना गया। प्रश्न है, किसी राज्य में वित्तीय आपातकाल की घोषणा, अनुच्छेद 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, तो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे हर 6 महीने में संसद की नियमित मंजूरी के साथ अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाना है। फिर है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते में कटौती के लिए निर्देश जारी कर सकते हैं। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो इसमें से बताया गया है कि ऑप्शन C 2 और 3 सही है, वित्तीय आपातकाल है ना। 1 को गलत माना गया है, ये वित्तीय आपातकाल के संबंधित ये प्रश्न है। कथन 2 को सही माना गया है क्योंकि वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाता है ना। यहाँ पर साधारण बहुमत की बात किया जा रहा है, किसमें? वित्तीय आपातकाल के मामले में। आपातकाल का 3 प्रोविज़न है, उसे 3 प्रोविज़न पिछले क्लास में किया जा चुका है। पहले हित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है? तो इसका उत्तर है 1, 3 और 4। 1 है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, 3 है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और 4 है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य ये गलत है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो जिम्मेदार निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। पहला है लोकसभा, फिर है राज्यसभा, फिर है राज्यों की विधानसभाएं और फिर है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाएं। अब हम लोग चलते हैं एक नए चैप्टर जिसका हेडिंग है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से संदर्भित कितने MCQ बन के तैयार है उसे हम लोग देखते हैं। पहला है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रत्येक विधानसभा के वोट का मूल्य राज्य दर राज्य अलग अलग होता है। फिर है कि लोकसभा के सांसदों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सांसदों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तीसरा है, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेह और विवादों को जांच और निर्णय भारत चुनाव आयोग के परामर्श से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन गलत हैं? तो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन B गलत कथन है 2 और 3। क्यों गलत है जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं। कथन 1 सही है, कथन 2 को गलत माना गया है, जबकि एक विधायक के वोट का मूल्य उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है जिसे वह संबंधित है। एक सांसद के वोट का मूल्य वही रहता है। कथन 3 गलत है, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेह और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है जिसका निर्णय अंतिम होता है। चुनाव आयोग के परामर्श की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, इसलिए यह पॉइंट याद रखना है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 30 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, उसे लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र होने के लिए उपयुक्त में कौन सी योग्यताएं हैं? तो इसका उत्तर होगा 1, 3 और 4। दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र होने के एक व्यक्ति को निम्नलिखित योग्यताएं हैं। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए, जबकि ऑप्शन में 30 वर्ष था।
इसके अलावा उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए। उसे संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण, किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद नहीं रखना चाहिए। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति को 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद पद छोड़ देना चाहिए। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर 2 बार से अधिक निर्वाचित नहीं रह सकता। यदि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो निर्णय की तिथि से पहले राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निर्वहन में उसके द्वारा किए गए सभी कार्य अमान्य हो जाते हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर कहा गया है उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि ये सभी कथन राष्ट्रपति के लिए उपर्युक्त नहीं है, सभी कथन गलत है। पहला एक गलत है क्योंकि राष्ट्रपति अपने उत्तराधिकारी के कार्यकाल संभालने तक 5 वर्ष की अवधि के आगे भी पद पर रह सकता है। वह उस पद पर पुनः निर्वाचित होने के लिए भी पात्र है। फिर है, राष्ट्रपति को किसी भी संख्या में कार्यकाल के लिए चुना जा सकता, बाध्यता नहीं है कि सिर्फ 2 ही बार हो। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति के पद पर नहीं चुना जा सकता। कथन 3 गलत है। यदि किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति के रूप में चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी घोषणा की तिथि से पहले उसके द्वारा किए गए कार्य अमान्य नहीं होते हैं और वो सभी कार्य क्या होता है, लागू रहते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है पहला, जब राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के कारण पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। दूसरा कथन है, यदि राष्ट्रपति का पद त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु के कारण रिक्त होता है तो चुनाव 6 महीने के भीतर होना चाहिए। तीसरा है, जब वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के अपने पद पर फिर से आने तक अपने कार्यों का निर्वहन करता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर माना गया है कि केवल 2 कथन सही हैं। कौन कौन से 2 कथन सही हैं? तो पहला कथन को गलत माना गया है। पहला कथन जो है वो गलत है। क्यों गलत है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। जब पद रिक्त होने वाला हो तो पद की समाप्ति से पहले पद को भरने के लिए चुनाव होना चाहिए। किसी भी कारण नए राष्ट्रपति के चुनाव में देरी होने की स्थिति में निवर्तमान राष्ट्रपति अपने उत्तराधिकारी के कार्यभार संभालने तक पद पर बने रहते हैं, याद रखें। फिर है कि संविधान द्वारा अंतराल को रोकने के लिए यह प्रावधान किया गया है। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने का अवसर नहीं मिलता है ना। इस कारण से ऑप्शन 1 को गलत माना गया है। कथन 2 सही है। यदि पद त्यागपत्र, निष्कासन या मृत्यु या किसी अन्य कारण से होता है तो पद को भरने के लिए चुनाव ऐसी रिक्ति की तिथि से 6 महीने के भीतर होना चाहिए। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपने पद का कार्यभार संभालने की तिथि से 5 वर्ष की पूर्ण अवधि तक पद पर बने रहते हैं। फिर है कि कथन 3 सही है। अनुच्छेद 65, जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारणों से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो उपराष्ट्रपति उस तारीख से अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपना कार्यभार संभालता है। चलिए तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए और उक्त व्यवसाय के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएगा। फिर है कि भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाहियाँ औपचारिक रूप से उनके नाम पर की जाती हैं। तीसरा कथन है, राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। चौथा है, राष्ट्रपति असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम सरकार द्वारा एक स्वायत्त जनजातीय जिला परिषद की खनिज अन्वेषण के लिए लाइसेंस से प्राप्त रॉयल्टी के रूप में देय राशि निर्धारित करता है। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है केवल 1, 2 और 3। बी में दिया गया है 2, 3 और 4। डी में दिया गया है उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। सही कथन है 1 और 2, है ना। इसे सही माना गया है, साथ ही साथ इसे सही माना गया है। 3 और 4 को गलत माना गया है। क्यों गलत माना गया है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तीसरा कथन गलत है। राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य राज्यों के राज्यपालों,
वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, जबकि राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है तथा उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है राज्यों का जो ऑप्शन 3 में दिया गया था कि राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, जो कि गलत है। राज्यों के राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। चौथा कथन को देखते हैं। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है तथा अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उनके पास शक्तियाँ होती है, जबकि राज्यपाल असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम सरकार द्वारा खनिज अन्वेषण के लिए लाइसेंस से प्राप्त रॉयल्टी के रूप में स्वायत्त जनजातीय जिला परिषद को देय राशि निर्धारित करते हैं। तो ये कार्य किनके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है कि संविधान राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति पर सीमाएं लगाता है। दूसरा है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत चर्चा के लिए एक आरक्षित विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय को भेज सकते हैं। तीसरा है, राज्य विधानमंडल और संसद द्वारा पारित विधेयक को मंजूरी देने की राष्ट्रपति की शक्ति समान है। चौथा है, राष्ट्रपति संसद के किसी विधेयक को निश्चित काल तक अपने पास लंबित नहीं रह सकते। तो उपयुक्त कथनों में से हमें गलत कथन को चूज करना है। तो गलत कथन यहाँ पर बताया गया है कि सभी ये गलत हैं। क्यों गलत हैं, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। सर्वप्रथम हम ऑप्शन को एक बार पॉज करके देख लें, फिर चलते हैं अगले प्रश्न, इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन पर। चलिए, कथन 1 गलत है। जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति दे सकते हैं या विधेयक पर अपनी सहमति को रोक सकते हैं। फिर है, राज्यपाल को विधेयक को राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए वापस करने का निर्देश दे सकते हैं यदि वो धन विधेयक नहीं है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि राष्ट्रपति के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा विधेयक को पुनः पारित करने तथा उसके विचारार्थ वापस भेजने से पूर्व अपनी सहमति देना अनिवार्य नहीं है। कथन 3 गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को 2 प्रकार के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से राय लेने का अधिकार देता है। पहला क्या है? कानून या सार्वजनिक महत्व के किसी तथ्य के प्रश्न पर वो उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है। या दूसरा है, संविधान पूर्व किसी संधि, समझौते, वचन या अनुबंध, सनद या अन्य समान दस्तावेजों से उत्पन्न किसी विवाद पर, है ना। तो कानूनी विवाद से उत्पन्न बातें और संविधान से जुड़ी हुई विवाद से उत्पन्न बातों पर वो सर्वोच्च न्यायालय से मदद लेता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कथन 3 गलत है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति की शक्ति संसद से भिन्न। इसके अलावा कथन 4 को भी गलत माना गया है, क्योंकि जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, राष्ट्रपति पर अपनी स्वीकृति को रोक सकता है या विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है यदि धन विधेयक ना हो तो। हालांकि यदि विधेयक को संसद द्वारा संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन से फिर से पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी अनुमति देनी होगी, फिर दोबारा उस विधेयक को राष्ट्रपति रोक नहीं सकता। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय शक्तियाँ राष्ट्रपति की हैं? पहला है, धन विधेयक और वित्तीय विधेयक संसद में केवल उनकी पूर्व अनुशंसा के साथ ही पेश किए जा सकते हैं। दूसरा है, वह संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाता है। तीसरा है, उसकी अनुशंसा के बिना अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती है। चौथा है, वह किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से अग्रिम राशि दे सकता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर कहा गया है कि ए, 2 और 3 को सही माना गया है। वह संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाता है, उनकी अनुशंसा के बिना कोई अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। बाकी बात धन विधेयक और अप्रत्याशित व्यय के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ और इसके कार्य इस प्रकार हैं। पहला है, धन विधेयक संसद में केवल उसकी पूर्व संस्तुति से ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। वह संसद के समय वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात केंद्रीय बजट प्रस्तुत करवाता है। उसकी संस्तुति के बिना कोई अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। वह किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करवाने के लिए भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम राशि दे सकता है। वह केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण की सिफारिश करने के लिए हर 5 साल बाद एक वित्त आयोग का गठन करवाता है। पहला ऑप्शन में दिया गया था कि धन विधेयक और वित्तीय विधेयक के बारे में
उनकी पूर्व अनुशंसा के साथ ही पेश किया जा सकते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ होगा धन विधेयक। इसके अलावा है, पहला ऑप्शन इसी कारण से गलत माना गया था। चौथा ऑप्शन इसीलिए गलत था क्योंकि वहाँ पर होना चाहिए था आकस्मिक निधि से, ना कि संचित निधि से। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है लेकिन उन्हें राज्य के राज्यपाल द्वारा हटाया जाता है। अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति एवं विवेकाधीन शक्ति है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति तब की जाती है जब लोकसभा में किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत ना हो। राष्ट्रपति की संवैधानिक विवेकाधीन शक्ति है। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? यहाँ पर कहा गया है कोई भी नहीं। इस प्रश्न में कोई भी नहीं। देखते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। कथन 1 गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के आदेश से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति हटाने का आदेश तभी जारी कर सकता है जब संसद द्वारा उसी पत्र में उसे ऐसे हटाने के लिए अभिभाषण प्रस्तुत किया गया हो। कथन 2 गलत है। वह कानून तथा तथ्य के किसी भी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। कथन 3 गलत है। संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। हालांकि अध्यादेश बनाने की उनकी शक्ति एक विवेकाधीन शक्ति नहीं है और वह केवल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को सलाह पर ही अध्यादेश जारी या वापस ले सकता है। फिर है कि कथन 4 को गलत क्यों माना गया है। यद्यपि राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विवेक नहीं है, लेकिन उनके पास कुछ परिस्थितिजन्य विवेक हैं। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रपति निम्नलिखित स्थितियों में अपने विवेक यानी कि मंत्रियों की सलाह के बिना कार्य कर सकता है। पहला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। जब किसी भी पार्टी के पास लोकसभा में स्पष्ट बहुमत ना हो, तब वह आसीन प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए या कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो, इस परिस्थिति। फिर है मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी, जब लोकसभा में विश्वास साबित ना कर सके। फिर है लोकसभा का विघटन, यदि मंत्रिपरिषद ने अपना बहुमत खो दिया है। तो इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपने विवेक का उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रावधानों को संबंधित अनुच्छेद से मिलान कराएं। तो यहाँ पर है कि गलत तरीके से जो मेल खाता है उसे चूज करना है। तो 4 को माना गया है कि ये गलत है। 356 को गलत माना गया है, वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल हम लोग देख चुके हैं, वो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है। बाकी बात अनुच्छेद 361 क्या है? राष्ट्रपति को अदालत में उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई से संरक्षण प्राप्त है, यानी पद पर रहते हुए उन्हें किसी भी प्रकार की मुकदमेबाजी उन पर लागू नहीं होगा। दूसरा है आपराधिक मुकदमेबाजी उन पर नहीं चलेगा। अनुच्छेद 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। और अनुच्छेद 365 क्या है? राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर है। राष्ट्रपति सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना युद्ध की घोषणा कर सकता है या शांति व्यवस्था स्थापित कर सकता है। तो उपर्युक्त में कौन से कथन सही हैं? इसमें से माना गया है 1 और 2 को सही। राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना युद्ध की घोषणा कर सकता है या शांति स्थापित कर सकता है, ये गलत है। क्यों? इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। वह संसद की मंजूरी के बाद ही युद्ध की घोषणा कर सकता है या शांति व्यवस्था स्थापित कर सकता है। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति को निजी सदस्य के विधेयक और सरकार के विधेयक के संबंध में पूर्ण वीटो प्राप्त है। दूसरा है, यदि विधेयक को संसद द्वारा संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों से फिर से पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति को निलंबित वीटो प्राप्त है। तीसरा है, राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन विधेयक के साथ साथ राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के लिए पॉकेट वीटो का आनंद मिलता है। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर कहा गया है कि सिर्फ 1 कथन सही है, बाकी बात 2 और 3 को गलत माना गया है। प्रश्न है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती है? पहला है, वह उच्च न्यायालय सहित राज्य सरकार के सभी कार्य संभालता है। दूसरा है, घोषणा करता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियों का उपयोग राज्यपाल द्वारा किया जाना है।
तीसरा है राज्य में किसी भी निकाय या प्राधिकरण के संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के निलंबन सहित अन्य सभी आवश्यक कदम उठाता है। तो उल्लेखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी सही है, केवल 3। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, 1 और 2 गलत क्यों है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित असाधारण शक्तियां प्राप्त होती है। पहला है, जो गलत यहाँ पर बताया गया है, राष्ट्रपति संबंधित राज्य उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों को अपने ऊपर नहीं ले सकता है, उसे संविधित संविधान प्रावधानों को निलंबित नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रपति शासन के दौरान भी संबंधित राज्य उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति, शक्तियों और कार्य समान रहते हैं। कथन 2 गलत है, क्योंकि राज्य सरकारों के कार्य और राज्यपाल द्वारा राज्य में किसी अन्य कार्यकारी प्राधिकरण में निहित शक्तियों को संभाल सकता है। वह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाना चाहिए। कथन 3 सही है, वह राज्य में किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित करने सहित अन्य सभी आवश्यक कदम उठा सकता है। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान में उल्लेख है कि राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन पर हटाया जा सकता है। दूसरा है, महाभियोग केवल लोकसभा में ही शुरू किया जा सकता है। तीसरा है, राष्ट्रपति को ऐसी जांच में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर केवल 1 और 3 को सही माना गया है कि संविधान में उल्लेख है कि राष्ट्रपति के संविधान के उल्लंघन पर हटाया जा सकता है, साथ ही साथ राष्ट्रपति को ऐसी जांच में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। दूसरा है, केवल लोकसभा में शुरू किया जा सकता है, ये गलत है। इसकी चर्चा करते हैं। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, सिर्फ लोकसभा में नहीं। बाकी बात, राष्ट्रपति को ऐसी जांच में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है और उपस्थित होने का भी अधिकार है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पद पर आसीन व्यक्ति के कार्यकाल की समाप्ति पर रिक्ति को भरने के लिए जल्द से जल्द चुनाव होना चाहिए, जब तक सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। दूसरा है, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु का कारण कोई रिक्ति उत्पन्न होती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तीसरा है, यदि राष्ट्रपति भारत की अनुपस्थिति रहने, बीमार या किसी अन्य कारण से अस्थायी रूप से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो उपराष्ट्रपति उनके कार्यों का निर्वहन करेगा। तो इन परिस्थितियों में से कितने कथन गलत हैं? तो यहाँ पर कहा गया है कि केवल 1 कथन गलत है। इसकी चर्चा करते हैं। कथन 1 गलत है, कार्यकाल समाप्त होने तथा नए राष्ट्रपति के कार्यभार संभालने तक निवर्तमान राष्ट्रपति कार्य करना जारी रखता है। बाकी बात है कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण कोई रिक्ति उत्पन्न होती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। रिक्ति की तिथि से 6 महीने के भीतर रिक्ति को भरने के लिए नया चुनाव करवाया जाता है। निर्वाचित होने वाला नया राष्ट्रपति अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष पूर्ण अवधि का हकदार होगा। कथन 3 सही है, यदि राष्ट्रपति भारत का अनुपस्थित रहने, बीमार या किसी अन्य कारण से अस्थायी रूप से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो उपराष्ट्रपति कार्यालय के फिर से बहाल होने तक अपने कार्यों का। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करते हैं। दूसरा है, भारत की संचित निधि से व्यय किए से संबंधित विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति आवश्यक है। तो उपयुक्त दिए गए कथनों में कौन से कथन गलत हैं? तो डी को माना गया है, ना तो 1 और ना ही 2, है ना। दोनों कथन अपने आप में सही है। पहला सही है, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुमत रखने वाली पार्टी के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करता है। फिर है कि कथन 2 सही है, भारत की संचित निधि से व्यय से संबंधित विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति आवश्यक है। साथ ही राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या नए राज्यों के निर्माण से संबंधित विधेयक के लिए भी उनकी पूर्व संस्तुति आवश्यक है। तो ये था राष्ट्रपति से जुड़े हुए प्रावधान। इसके साथ साथ हम लोगों ने वित्तीय विधेयक के बारे में चर्चा किया। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना व्यू लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उपराष्ट्रपति को ऊपर में MCQ की चर्चा करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।